3 लोग संदिग्ध हालात में गिर गए, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई थी। इस मामले में कुल 5 मौतें हो चुकी हैं। इस घटना के बाद जब लोग 8वीं मंजिल पर बने फ्लैट के अंदर गए तो वहां भी 2 बच्चों के शव मिले, जिनकी धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना में 2 बच्चे समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये मैं बैठा हुआ था, आवाज मिला, मैं दौड़ के गया तो देख रहा है गिरा हुआ। अच्छा, तो वहाँ पर क्या देखा आपने? हमने वही देखा 3 आदमी गिरा हुआ है, तो हमने यहाँ पर अपने सुपरवाइजर को बुलाया और उसको 100 नंबर पे कॉल किया। एम्बुलेंस आया। इस पूरे हादसे के बाद गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या ये हादसा कैसे जानकारी? देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और ये 5:15 और 5:30 के बीच की घटना थी। जो सूचना थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें हॉस्पिटलाइज किया। तीनों लोगों को जो 8वीं मंजिल से कूदे थे, 2 की तत्काल डेथ हो गई थी और एक महिला की बाद में इसमें डेथ हुई। फ्लैट खोलकर देखा गया तो उसके अंदर 2 बच्चे और बेड पर मृत पड़े हुए थे। एक खरगोश का बच्चा वहाँ था जो वो भी मृत वहाँ पर पाया गया। और जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही तनाव में थे, कुछ आर्थिक कारणों से, और कुछ बाउंस चेक भी इनके द्वारा जो इन्हें दिए गए थे वो दीवार पर चिपके हुए थे और कुछ पैसे भी थे जिसमें इन्होंने लिखा था कि साहब इससे हमारा क्रियाक्रम किया जाए। तो ये इस 5 लोगों की मौत में ये बहुत ही दुखद घटना है। अब इनके परिजन आने वाले हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्यों इन्होंने ऐसा किया। सुसाइड नोट आपने बताया दीवार पर चिपका गया, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि इन कारणों से ये जो लोग हैं, इन कारणों से हम ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं। और जब परिजन आ जाएंगे तो सारी चीज़ें, क्योंकि कनेक्ट करनी है, सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद क्लियर करके बता पाएंगे। हैदराबाद की घटना पर गुस्से के बीच तेलंगाना सरकार के एक फैसले पर खूब हंगामा हो रहा है। इस फैसले में सरकार ने परिवहन विभाग की महिला कर्मचारियों को रात 8 बजे तक शिफ्ट खत्म करके घर लौटने की बात कही है। परिवहन विभाग की दलील है कि इसकी मांग महिला कर्मचारियों ने ही की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने 2 महीने बाद मोहर लगा दी। हालांकि इस फैसले की टाइमिंग पर वो बुरी तरह घिर गए। वो इसलिए क्योंकि हैदराबाद की घटना पर तेलंगाना के लोग पहले से गुस्से में हैं और इस गुस्से के बीच सरकार ने यह फैसला लिया कि परिवहन विभाग की महिला कर्मचारी रात के 8 बजे तक ही काम कर सकेंगी। लोग तेलंगाना सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि सरकार ऐसा करके महिलाओं को बेड़ियों में बांध रही है। लेडीज को निकलना चाहिए, नहीं चाहिए वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। हम चाहे रात के 1 बजे क्यों ना निकले, हम सेफ होने चाहिए। बॉयज और गर्ल्स पूरा समान है, इसलिए हम लोग भी निकालते हैं। हम लोगों को सेफ्टी देना चाहिए खाली। इस फैसले का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के काम करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। असल में परिवहन विभाग की महिला कर्मचारी ही 2 महीने पहले यह मांग कर रही थीं कि उनकी शिफ्ट रात के 8 बजे तक की जाए, जिसे सरकार ने अब मान लिया है और ऐसे वक्त में माना है जब पूरा देश हैदराबाद की घटना पर गुस्से में है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ट्रक ने सड़क पर इस कदर उत्पात मचाया कि वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और ट्रक को सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ाता रहा। इस बीच ट्रक वहां से गुजर रहे दूसरे ट्रक से भिड़ने से भी बाल बाल बच गया। आगे जाकर कुछ लोगों ने ट्रक को रोका, उसके ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगे। ट्रक ड्राइवर की इस हरकत को वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने उत्पात मचाया, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर ट्रक को दौड़ाता रहा और इस बीच एक दूसरे ट्रक से जाकर भिड़ भी गया और जब ये ट्रक रुका उसके बाद लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। पंकजा मुंडे ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द लिखा हुआ हटा दिया, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। खबर है कि पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी छोड़ सकती हैं। यही वजह है कि पंकजा मुंडे ने जैसे ही अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हटाया, उनके पाला बदलने की अफवाह उड़ने लगी। खबर है कि पंकजा बीजेपी का दामन छोड़कर शिवसेना में शामिल होने का मन बना रही हैं। शिवसेना के नेताओं ने बार बार 12 तारीख का इंतजार करने की बात कहकर इसके संकेत भी दिए। 12 तारीख को उनकी पिताजी का जो गोपीनाथ जी गढ़ का नाम का जो गढ़ है, वहाँ उनका महामेलावा होने वाला है। उसके अंदर वो तय करेंगी कि उनको कहाँ जाना है
और अगर वो शिवसेना में आती है तो उनका वेलकम करने के इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी। अटकलें तेज हुई तो शाम होते होते बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने पंकजा मुंडे के पाला बदलने की खबरों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। इस प्रकार की वो और कोई विचार कर रही है, इस अफवाह में कोई दम नहीं। कुछ दिन पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने एक फेसबुक पोस्ट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो 8 से 10 दिन में अपना आगे का रास्ता चुनने के बारे में फैसला करेंगी। सितंबर में चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हुए चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ढूंढ निकाला है। नासा ने लूनर रेनकोसिस ऑर्बिटर से ली गई एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें विक्रम लैंडर से प्रभावित होने वाली जगह दिखाई पड़ रही है। तस्वीर में विक्रम लैंडर के मलबे वाला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है जिसमें कई किलोमीटर तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर मलबा बिखरा दिखाई दे रहा है। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ देर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया था। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर मंडल अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे 2 गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के उम्मीदवार को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले तो उस पर थप्पड़ बरसाए गए और फिर जब एक महिला ने उसे डंडे से मारा तो पास में खड़े एक आदमी ने भी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने उसके एक और साथी के साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी और उसे भी डंडों से मारने की कोशिश की। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचा लिया, लेकिन बीजेपी दफ्तर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दोनों गुटों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इस दौरान हंगामा कर रहे कुछ लोग डंडे लेकर दफ्तर के अंदर भी घुस गए और दफ्तर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हाथों में डंडा लिए एक कार्यकर्ता ने दफ्तर में रखी मेज और दूसरा सामान तोड़ दिया। इसी दौरान कुछ लोग वहां रखी कुर्सियों को पटक पटक कर तोड़ने लगे। पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद हंगामा कर रहे लोग बाहर निकले और दफ्तर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को निशाने पर ले लिया। एक आदमी ने डंडा मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद सबने मिलकर गाड़ी को पलट दिया। इस दौरान एक महिला भी गाड़ी को धक्का लगाती दिखाई दी। गाड़ी पलटने के बाद हंगामा कर रहे लोग नारेबाजी करते हुए वहां से निकल गए। बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और दफ्तर में मौजूद लोगों से पूछताछ में जुट गई। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के विरोध में एक बार फिर से बीएचयू में छात्र धरने पर बैठ गए। 10 दिन पहले छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन धरना खत्म करने के साथ ही छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से 5 सवालों के जवाब मांगे थे। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके पूछे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे नाराज छात्रों ने संस्कृत विभाग के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और फिर उसके सामने ही धरने पर बैठ गए। हम लोगों के 5 प्रश्न थे, 5 सूत्रीय प्रश्नों का केवल 3 प्रश्नों का ही जवाब मिला और वो भी जो जवाब से संतुष्टिप्रद जवाब नहीं थे। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपने हाथों में कुछ पोस्टर भी ले रखे थे, जबकि उनके पीछे एक बड़ा बैनर भी लगा हुआ था। इस बीच छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया और मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति मामले की जांच होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। हम धरना अपना जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इस नियुक्ति प्रक्रिया पर समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती, उच्च स्तरीय इसकी जांच नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इराक में प्रधानमंत्री अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद भी वहां हिंसक प्रदर्शन जारी है। वहां के नसीरिया में सुरक्षा बल की फायरिंग में 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसे वहां की संसद ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन उनके इस कदम से भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। राजधानी बगदाद में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल और लोगों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा बल ने लोगों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया। सेना की सख्ती के खिलाफ करबला और नजफ में भी जोरदार प्रदर्शन किए गए। मध्य प्रदेश में हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप और हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
एमपी के छतरपुर में सैकड़ों छात्रों ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप और हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया और आरोपियों का पुतला जलाकर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्राओं की मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। मामूली विवाद के बाद छात्राओं में जमकर चले लात घूंसे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की शताब्दी पार्क के पास छेड़खानी कर रहे 2 लड़कों को भीड़ ने जमकर पीटा, जबकि एक आरोपी लड़का भागने में कामयाब रहा। इस बीच सड़क पर लंबा जैम लग गया। एमपी के महू में पुलिस को 4 साल की एक बच्चे का शव एक पुराने मकान में मिला। बच्चे की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में सैकड़ों मदरसा छात्रों ने हैदराबाद में एक डॉक्टर की गैंगरेप और हत्या की वारदात के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को इंसाफ और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। यूपी के संगल में एक रेप पीड़िता की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। 21 नवंबर को आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता को जला दिया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। खबर है कि 25 नवंबर को दिल्ली के लोधी एस्टेट में उनके घर में कुछ अनजान लोग कार सवार घुस थे। बताया गया कि इन लोगों के पास प्रियंका गांधी से मिलने और घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी ये लोग अंदर पहुंच गए और प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाकर उनकी सुरक्षा Z+ कर दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में प्रियंका गांधी की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी CRPF को दी गई थी, जिसकी जांच जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम ने प्रियंका गांधी के घर पहुंचकर उनकी सुरक्षा की समीक्षा की। 2 से 3 मिनट के पूरे घटनाक्रम के बाद जो SUV गाड़ी होती है उससे इस जो बंगला है इसके पीछे वाले गेट से, यानी कि जो काफी VIP गेट है, उससे केवल वाड्रा परिवार के लोग ही बाहर जाते हैं और किसी की एक्सेस वहां पे नहीं है। उस गेट से उस गाड़ी को बाहर निकाला गया। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में सेंध की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटाने पर सवाल खड़े कर दिए और केंद्र सरकार से इस फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। ये गंभीर घटना है। ये एक परिवार है जिसके कि दो भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस परिवार पर से SPG हटाना एक बहुत ही निंदनीय कदम है। कांग्रेस के वार पर केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G. किशन रेड्डी ने मामले की जांच के बाद ही कुछ बोलने की बात कही। बात करेंगे, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, जस्ट नाउ आई कमिंग फ्रॉम लोकसभा, आई विल डिस्कस विद माय ऑफिसर्स। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहने वाले बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष सदन की विशेषाधिकार कमेटी के पास भेज सकते हैं। पिछले हफ्ते प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था कि आतंकी गोडसे को देशभक्त बता रही हैं। भारत की संसद में ये एक दुखद दिन है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक बेकाबू ट्रक ने एक ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रक अचानक सामने आ गए एक ऑटो को बचाने की कोशिश में बेकाबू हो गया और उसने एक दूसरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले वो ट्रक सड़क के दूसरी तरफ से आता दिखा, लेकिन तभी एक ऑटो के सामने आने से वो बेकाबू हो गया और उसने तेजी से मुड़ते हुए सड़क किनारे चल रहे एक दूसरे ऑटो को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को घसीटना शुरू कर दिया। जोरदार टक्कर की वजह से ऑटो का ड्राइवर उछलकर सड़क पर गिर गया, लेकिन ट्रक उसके बाद भी नहीं रुका और वो ऑटो को घसीटते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो को काफी दूर तक घसीटने के बाद ट्रक आगे जाकर रुक गया। इस बीच वहां मौजूद लोग घायल ऑटो ड्राइवर की तरफ दौड़े और उसे उठाने की कोशिश शुरू की, जबकि टक्कर की वजह से ऑटो में सवार एक महिला टीचर की मौत हो गई। लखनऊ के हजरतगंज में एक लड़की को अगवा कर गाड़ी में पीटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। बंधक बनाकर पीटने का यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का गाड़ी के अंदर बेरहमी से दूसरे लड़के को पीटता दिखाई दिया। बताया गया कि पीटने वाले ने ही इस वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दिल्ली में प्याज की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार लोगों को सस्ता प्याज दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। राजधानी में प्याज की कीमतें 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला पहनकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के घर का घेराव करने की भी कोशिश की।
पुलिस ने उन्हें रोका तो वो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आप देख सकते हैं जमीन पर बैठकर गले में प्याज की माला डालकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई में दोनों तरफ से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर लापरवाह बनी हुई है। सरकार सस्ता प्याज उपलब्ध कराए ऐसे कांग्रेस इंतजाम करती थी और आउटलेट खोले जाए दिल्ली में, जमाखोरों को गिरफ्तार किया जाए। राजधानी में 1 किलो प्याज 100 रुपए से 120 रुपए किलो में बिक रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भी लोगों को सस्ता प्याज दिलाने में नाकाम रही है। जब तक ये गद्दी नहीं छोड़ेंगे, ये प्याज के ऊपर हम हंगामा करते रहेंगे। जो गरीब लोग बेचारा कहाँ जाएगा? इसे तो केजरीवाल को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकारी गोदामों में 32,000 टन प्याज सड़ गई। क्या इस देश की सरकार को गरीब को सस्ते दाम में प्याज बेचना मंजूर नहीं, बल्कि उसको सड़ाना मंजूर है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरए कॉलोनी के बाद अब नारळ रिफाइनरी लगाने का विरोध करने वाले लोगों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने का फैसला किया है। इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे आरए कॉलोनी में भी पेड़ काटे जाने का विरोध करने वाले लोगों पर दर्ज केस को वापस लेने का आदेश दे चुके हैं। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या का मामला संसद के दोनों सदनों में भी उठा और सभी सांसदों ने एक सुर में इस घटना की आलोचना की। संसद में इस बारे में बात करते हुए कई सांसद बहुत गुस्से में नजर आए, खासकर सदन में मौजूद महिला सांसद, क्योंकि देश को हिलाकर रख देने वाली इस घटना से उनके सब्र का बांध टूट गया। देश की संसद में बहस हुई, कानून को कड़ा करने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की गई, लेकिन क्या सिर्फ इससे इस तरह के घृणित अपराधों पर रोक लगाई जा सकेगी? राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन तो इतने गुस्से में थीं कि उन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने वालों को जनता के सामने सजा देने की मांग की, ताकि एक मिसाल कायम हो और अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीस काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड। राज्यसभा में जया बच्चन ने ये बात कही तो लोकसभा में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल की आवाज गूंजी और उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी राज्य सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है, ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। Rajnath Singh ji is also here, so I take this opportunity, if he could say 2 words today, hang my head in shame that we live in a society which has such kind of people. जिसके बाद सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और सभी पार्टियों की रजामंदी से ऐसे अपराध को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने का भरोसा दिया। जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के महाराष्ट्र पर दिए बयान को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अनंत हेगड़े को आगे से इस तरह के बयान नहीं देने की नसीहत दी है। बताया यह भी जा रहा है कि संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को विवादास्पद बयान देने से बचने के लिए कहा जा सकता है। महिलाओं को सुरक्षा देने की जगह अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करने पर हैदराबाद पुलिस की जमकर आलोचना हो रही है। ये विवाद पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर खड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि महिलाएं कहीं भी आने जाने से पहले अपने घर पर बताएं कि वो कहां, क्यों और किस लिए जा रही हैं और वापस कब आएंगी। एडवाइजरी में यह भी लिखा है कि अगर वो किसी ऑटो या टैक्सी से जा रही हैं तो उसकी तस्वीर खींचकर अपने किसी घरवाले को जरूर भेज दें। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि महिलाएं ऐसी किसी भी जगह पर खड़ी होकर इंतजार न करें जहां अंधेरा हो या वहां लोग काम कर रहे हो, कम हो। महिलाओं को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो हमेशा 100 नंबर डायल करने के लिए तैयार रहें। साथ ही पुलिस ने किसी मुश्किल में फंस जाने पर महिलाओं को चिल्लाने के लिए कहा है, जिस पर लोग अब ऐतराज जता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला क्यों झाड़ रही है।
अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन को हटा दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के फैसले की जानकारी देते हुए राजीव धवन ने कहा कि उन्हें फैसला मंजूर है, लेकिन इसकी जो वजह बताई गई है वो बिल्कुल गलत है। राजीव धवन के मुताबिक उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें केस से हटाया गया, जबकि वो पूरी तरह ठीक है। अब पुनर्विचार याचिका में राजीव धवन की जगह दूसरा वकील रखा गया है। एहतशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। एहतशाम, राजीव धवन को क्यों हटाया गया है, इस बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, आधिकारिक तौर पर कल जब जमीयत उलमा हिंद से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ बीमार होने का हवाला दिया था कि राजीव धवन बीमार हैं, लेकिन आज राजीव धवन ने अपने फेसबुक पे ये साफ किया है कि वो बीमार नहीं हैं और किसी मतभेद की वजह से शायद ऐसा लगता है कि उनको हटाया गया। हालांकि ये मुवक्किल का अधिकार होता है कि वो किस वकील को रखना चाहे या नहीं, लेकिन राजीव धवन जिस तरह से इस मामले को आर्ग्यू कर रहे थे और वो लीड काउंसिल थे और सारी चीज़ें वही तय करते थे, उनका अचानक से हटा दिया जाना एक सवाल, कई तरह के सवाल खड़े करता है और शायद इसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। जी। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कम्बूरी की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है और अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की है। एहतियातन कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। साथ ही बंदरगाहों पर फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया है। यही नहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों पर तूफान का असर पड़ा है। माना जा रहा है कि कुछ खेल प्रतियोगिताओं को रद्द किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि तूफान की वजह से 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 25 पर पहुंच गई, जिनमें कोयम्बतूर में मकानों के मलबे में दबकर जान गंवाने वाले 17 लोग भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश ने राज्य के कई इलाकों में तबाही मचा दी, जिसका सबसे ज्यादा असर कोयम्बतूर में दिखा, जहां लगातार बारिश की वजह से 3 मकान जमींदोज हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के काफी देर बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई, जिसमें इलाके के लोग भी पीछे नहीं रहे। हालांकि राहत और बचाव के काम में देरी होने की वजह से मलबे में दबे ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका। वहीं खुदाई के बाद मलबे के ढेर में हादसे के शिकार हुए परिवारों का सामान बिखरा दिखाई दिया। पंजाब के मलोट में एक जिम के बाहर कार में सवार मनप्रीत मन्ना नाम के हिस्ट्री शीटर पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानन में मनप्रीत मन्ना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई। फेसबुक पर राजू भिसौड़ी नाम के गैंगस्टर ने मनप्रीत मन्ना को गोली मारने का दावा किया। यही नहीं, राजू भिसौड़ी ने यह भी लिखा कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। मनप्रीत मन्ना के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। यही नहीं, उस पर अकाली दल के नेता दया सिंह कोलियावाली के बेटे पर भी जानलेवा हमले का आरोप है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक आर्ट म्यूजियम में 7 करोड़ रुपए का एक सिंहासन बनवाकर रखा गया। इस सिंहासन को एक बड़े कारोबारी ने रूस के पॉप सिंगर के साथ मिलकर बनवाया, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए की कीमत के डॉलर रखे गए। एक्सटेन मनी थ्रोन नाम का यह सिंहासन 2.5 इंच के बुलेट प्रूफ शीशे से बना है, जिससे नोटों की कई गड्डियों को आर पार देखा जा सकता है। साथ ही बुलेट प्रूफ होने की वजह से कोई इस शीशे को नुकसान पहुंचाकर चोरी नहीं कर सकता। सिंहासन की प्रदर्शनी के दौरान ईगर रिपकोव और अलेक्सेई सिर्गेंको वहां मौजूद रहे। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर उसे बनवाने का मकसद भी बताया। नोटों की गड्डियों से भरे सिंहासन पर आम लोगों ने बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाई। पटना में बाइकर्स गैंग के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। मारपीट की ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हंगामे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने 4 बाइकों को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद वहां पहुंचे कुछ और बाइकर्स ने एक बाइक को पुलिस से जबरन छुड़वा लिया। पुलिस ने घटना वाली जगह पर मौजूद लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। सरकार के बही खातों पर नजर रखने वाली एजेंसी सीएजी ने रेलवे की आर्थिक हालत पर चिंता जताई है। ये रिपोर्ट अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच रेलवे की कमाई से जुड़े आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है, जिसके मुताबिक रेलवे का नेट रेवेन्यू सरप्लस करीब 4,900 करोड़ रुपए से घटकर 1,600 करोड़ पर पहुंच गया। नेट रेवेन्यू सरप्लस कमाई का वो हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल भविष्य में निवेश या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर रेलवे को घाटा उठाना पड़ रहा हो तो सरप्लस से ही घाटे को कम करने की मजबूरी हो जाती है। इस दौरान रेलवे की कमाई में 3% की कमी आई, जिसकी वजह से रेवेन्यू सरप्लस पर रेलवे की निर्भरता बढ़ गई।
रेलवे की कमाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और कैंसर के मरीजों के लिए रेलवे टिकट पर छूट देती है, लेकिन सीएजी के मुताबिक इस छूट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नागरिकता संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को मंजूरी दे सकती है। सरकार की कोशिश इस बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश करने की है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की विशेषाधिकार हनन की शिकायत को संसद की विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा था। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 2 रैलियां करेंगे। दोपहर 12 बजे खूंटी और दोपहर 2 बजे जमशेदपुर में पीएम चुनावी सभा करेंगे। झारखंड के धनबाद में बागमारा से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो का चुनाव प्रचार के समय उनके क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। लोगों ने उन पर पिछले 5 वर्षों से लापता होने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में हुई चूक की खबर के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर फिर से विचार करने की अपील की। राज्यसभा में आज एसपीजी संशोधन बिल पेश करने के समय कांग्रेस हंगामा कर सकती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत के संकेत। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। राजस्थान में लेक्चरर भर्ती परीक्षा के कई कैंडिडेट ने परीक्षा की तारीख और पदों को बढ़ाने की मांग पर जयपुर में यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रशासन पर उनकी मांगों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और यूनिवर्सिटी के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सर्द रात में खुले आसमान के नीचे बैठे प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी रजाई में दुबके नजर आए। इस दौरान कई कैंडिडेट ने परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा वक्त नहीं मिलने का आरोप लगाया और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस भर्ती को अगर इसकी वजह 4 महीने लेट करे जाए तो उसमें सभी बच्चों को फायदा होगा, पद बढ़ाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने दूसरे राज्यों से आने वाले प्रतियोगियों के लिए निर्धारित कोटा कम करने की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 16 साल की एक मासूम की गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बताया गया कि बिलासपुर में 16 साल की लड़की से दिल्ली में हुई निर्भया कांड जैसी घटना को दोहराया गया। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में आर्थिक तंगी की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें धारदार हथियार से मारा गया है। उसके बाद मृतक गुलशन पत्नी और एक और महिला के साथ अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। इस मामले में कुल 5 मौतें हो चुकी हैं। ये मैं बैठा हुआ था, आवाज मिला, मैं दौड़ के गया तो देख रहा गिरा हुआ। अच्छा, तो वहाँ पर क्या देखा आपने? हमने वही देखा 3 आदमी गिरा हुआ है, तो हमने यहाँ पर अपने सुपरवाइजर को बुलाया और उसको 100 नंबर पे कॉल किया। एम्बुलेंस आया। इस पूरे हादसे के बाद गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या ये हादसा है, कैसे जानकारी? देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और ये 5:15 और 5:30 के बीच की घटना थी। जो सूचना थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें हॉस्पिटलाइज किया। तीनों लोगों को जो 8वीं मंजिल से कूदे थे, 2 की तत्काल डेथ हो गई थी और एक महिला की बाद में इसमें डेथ हुई। फ्लैट खोलकर देखा गया तो उसके अंदर 2 बच्चे और बेड पर मृत पड़े हुए थे। एक खरगोश का बच्चा वहाँ था, जो वो भी मृत वहाँ पर पाया गया। और जो सुसाइड नोट है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही तनाव में थे, कुछ आर्थिक कारणों से, और कुछ बाउंस चेक भी इनके द्वारा जो इन्हें दिए गए थे वो दीवार पर चिपके हुए थे और कुछ पैसे भी थे जिसमें इन्होंने लिखा था कि साहब इससे हमारा क्रियाक्रम किया जाए। तो ये इस 5 लोगों की मौत में ये बहुत ही दुखद घटना है। अब इनके परिजन आने वाले हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्यों इन्होंने ऐसा किया। सुसाइड नोट आपने बताया दीवार पर चिपका है, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि इन कारणों से ये जो लोग हैं, इन कारणों से हम ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं। और जब परिजन आ जाएंगे तो सारी चीज़ें, क्योंकि कनेक्ट करनी है, सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद क्लियर करके बता पाएंगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, काफी चौंकाने वाला ये मामला है, किस एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी है?
देखिए, सुबह तकरीबन 5 बजे जब ये घटना हुई है, उसके बाद से एसपी सिटी मनीष कुमार मिश्र यहाँ पर मौके पर थे। अभी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर, आप पूरे सुबह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या क्या निकल कर आया सामने, क्या हुआ है? ये करीब 5:15 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर आई थी। संज्ञान में यही आया कि गुलशन वासुदेवा नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी फैक्ट्री की मैनेजर और जो उनके यहाँ महिला काम करती थी और अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर कृष्णा अपना अपार्टमेंट में रहा करते थे। और अब जो चूंकि उनके परिवार के लोग और भी आ गए हैं, तो अब पूछताछ से यही ज्ञात हुआ है कि ये इनका अपने राकेश वर्मा, जिनको इन्होंने सुसाइड या अपने मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और राकेश वर्मा इनके साड़ू हैं, इनके क्लोज रिलेशन में हैं। राकेश वर्मा के साथ मिल करके इनका कारोबार था, काफ़ी पैसा इन्होंने लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था। अब वो पैसा राकेश वर्मा वापस नहीं दे रहे थे, जैसा कि साक्ष्यों से भी स्पष्ट है। यहाँ पर अंदर कुछ राकेश वर्मा के नाम से कुछ चेक मिले हुए हैं हम लोगों को, जो चेक इन कैश नहीं हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिस पर कि राकेश वर्मा, उनके भाई, उनकी माँ के भी नाम है। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि राकेश वर्मा के द्वारा उनका पैसा नहीं दिया जा रहा था और जिसके कारण वो आर्थिक तंगी थी, उनको परेशान थे पैसे से, और इसीलिए उन्होंने पहले अपने दोनों बच्चों को मारा, एक खरगोश था उसको मारा। उसके बाद तीनों लोगों ने, यानी कि तीनों लोगों ने एक बालकनी में अपनी कुर्सियां रख करके और बालकनी 8वीं मंजिल से कूद करके यहाँ सामूहिक रूप से आत्महत्या की हुई है। तो हम लोग उसका जो भी विधिक कार्यवाही है, जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है, जो भी जांच है, कार्यवाही, हम लोग फील्ड यूनिट की टीम मौके पर है, हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है गिरफ्तारी करेंगे, सुनिश्चित कराएंगे कार्रवाई। सर, संजना जो है आपने बताया मैनेजर थी उनकी फैक्ट्री में, तो उसका यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य हुआ? नहीं, संजना उनके साथ रह रही थी, जैसा कि उनके भाई बता रहे हैं और कुछ उनके क्लोज रिलेशन में है, 1-2 लोग आ गए हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि संजना उनके साथ रहा करती थी और संजना उनकी फैक्ट्री में काम करती थी। तो एज ए फैमिली मेंबर वो लोग चूंकि क्लोज रहे होंगे और साथ काम करते रहे होंगे, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद रही होंगी और वो भी उनके द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है। तो निश्चय वो लोग आपस में काफ़ी मेलजोल रहा होगा, परिवार के साथ रह रहे होंगे और इसीलिए उन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से ये कदम उठाया गया। कितने पैसे की बात की गई है, क्योंकि कागजात आपको देने पड़े? ये करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का मैटर है, जो कि जिसका आपकी दस्तावेजी साक्ष्य भी है और मौखिक साक्ष्य भी है। तो ये एक, चूंकि आज के समय में ये एक बड़ी रकम है उनके लिए, और जो उन्होंने लिखा भी है, जो उन्होंने, जिससे प्रतीत भी हो रहा है कि वो पैसा दे नहीं रहे थे और वो वही डिस्प्यूट था जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। एक सवाल और सर, कि सुसाइड नोट दीवार पर लिखा गया है, क्या 500 के नोट भी चिपकाए गए हैं, जमीन में रखे हुए हैं? कितने लोग? नहीं, 500 के नोट वहाँ पर मिले हैं, जिस पर कि जब मैं आया था तो यहाँ पर देखा हूँ जो उन्होंने कुछ नोट रखे हुए हैं और उन्होंने दीवार पे राकेश वर्मा का नाम लिखा हुआ, जिसको जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ उसमें उन्होंने एक अपेक्षा और एक इच्छा ये जाहिर की है कि 5 लोगों का दाह संस्कार एक साथ हो। तो उनके परिवारीजन भी आ गए हैं और भी जो लोग क्लोज रिलेशन में हैं वो लोग आ रहे हैं। हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं, बाकी जो अपेक्षित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मनीष कुमार मिश्र एसपी सिटी गाजियाबाद हमारे साथ थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, क्योंकि शुरुआत से ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो राकेश वर्मा, जिसका नाम दीवार पर चिपकाया गया है, जी लिखा गया है, उसके बारे में मालूमात कर रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीकी रिश्तेदार है और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की पूरी रकम है, जिस मामले में इतना बड़ा कदम उठाया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, तो पैसों के लेन देन की बात सामने आई है, जो कि एसपी बता रहे थे कि राकेश वो शख्स है जो कि मृतक का साड़ू बताया जा रहा है। क्या उससे संपर्क हो पाया है? देखिए, परिजनों के से लगातार बातचीत की जा रही है। जो राकेश वर्मा, जिसका नाम यहाँ पर, जो उनके साड़ू हैं खुद मृतक गुलशन के, उनके बारे में पुलिस टीमें उनकी जांच के लिए भेजी गई हैं, उनके पास भेजी गई हैं, ताकि पूरा मामला, जो उन्होंने कागजात, क्योंकि अभी तक जो आरोप लगाए हैं पूरी तरह से मृतकों ने सिरे दीवार पर लिखा है उनका नाम, यानी राकेश वर्मा उनकी मौत का जिम्मेदार होगा। 5 लोग इस पूरे मामले में जिनकी मौत हुई है, 2 मासूम बच्चे हैं जिनका मर्डर किया गया, उसके बाद 2 महिलाएं हैं जिनके साथ गुलशन जो मृतक हैं ऊपर से कूदे हैं घर के मुखिया, और उससे पहले पूरा सुसाइड नोट तैयार किया गया था। तो कुल मिला के पुलिस का कहना है कि कुछ कागजात, कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हैं घर के अंदर, कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो आर्थिक तंगी के हालांकि बात लिखी गई है, लेकिन जो 1.5 करोड़ की डील हुई थी, उस मामले में पैसा नहीं दे रहे थे उनके राकेश वर्मा, जो उनके साड़ू थे। तो बहरहाल पुलिस राकेश वर्मा की तलाश कर रही है, ताकि वो जब उनसे पूछताछ करे तो पूरे मामले की हकीकत सामने आए, और इसी वजह से पुलिस की टीमें उनके पीछे भेजी गई है। जी
मध्य प्रदेश के जबलपुर में शिव कुमार चौधरी नाम की एक लड़के ने नाबालिग लड़की की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। बताया गया कि शिव कुमार लड़की को अक्सर परेशान करता था। इससे पहले उसने घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ भी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। 10 दिन पहले ही शिव कुमार जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर आने के बाद उसने लड़की को बात करने के बहाने मिलने बुलाया। इसी बीच किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मौका पाकर शिव कुमार ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी। जमानत में छूटने के बाद इसका कहना है कि इसे लड़की के घर वाले परेशान करते थे, जिसके चलते इसने उस बच्ची की हत्या की है। 302 का मामला है। इसमें हमने तत्काल FIR दर्ज करके फास्ट ट्रायल में इस केस को चलाएंगे और इसको सख्त सजा मिले इसका सुनिश्चित करवाएंगे। पंकजा मुंडे ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द लिखा हुआ हटा दिया, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। खबर है कि पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी छोड़ सकती हैं। यही वजह है कि पंकजा मुंडे ने जैसे ही अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हटाया, उनके पाला बदलने की अफवाह उड़ने लगी। खबर है कि पंकजा बीजेपी का दामन छोड़कर शिवसेना में शामिल होने का मन बना रही हैं। शिवसेना के नेताओं ने बार बार 12 तारीख का इंतजार करने की बात कहकर इसके संकेत भी दिए। 12 तारीख को उनकी पिताजी का जो गोपीनाथ जी गढ़ का नाम का जो गढ़ है, वहाँ उनका महामेला होने वाला है। उसके अंदर वो तय करेंगी कि उनको कहाँ जाना है, और अगर वो शिवसेना में आती है तो उनका वेलकम करने के से ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी। अटकलें तेज हुई तो शाम होते होते बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने पंकजा मुंडे के पाला बदलने की खबरों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। इस प्रकार की वो और कोई विचार कर रही है, इस अफवाह में कोई दम नहीं। कुछ दिन पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने एक फेसबुक पोस्ट भी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो 8 से 10 दिन में अपना आगे का रास्ता चुनने के बारे में फैसला करेंगी। यूपी के जालौन में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। छेड़छाड़ की घटना से खपा लोगों ने लड़के के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर उसका जुलूस निकाला। इस बीच आरोपी लड़का कान पकड़कर उठक बैठक भी करता दिखाई दिया। बाद में सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने लड़के को लोगों से छुड़ाया, फिर उसे हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस लड़के से मारपीट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुने गए उम्मीदवार नियुक्ति की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरने पर बैठे उम्मीदवारों को अगस्त 2018 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुन लिया गया था, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। विरोध दर्ज करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपना मुंडन भी करवाया। इस बीच प्रदर्शन में शामिल एक उम्मीदवार ने नियुक्ति पत्र मिलने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। हम जब तक के नियुक्ति आदेश नहीं मिलता तब तक के हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमको नियुक्ति आदेश चाहिए। हम बहुत प्रताड़ित हो गए, बहुत परेशान हो गए, हम बहुत गरीब फैमिली के लोग हैं। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में कई महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई, जिन्होंने गले में फूलों की माला पहन रखी थी। इस दौरान मुंडन करवा रहे एक उम्मीदवार ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हम महू से पैदल मार्च करते हुए भोपाल तक आए हैं। सरकार को बिल्कुल हमारी सुन नहीं है। सरकार सिर्फ अतिथि विद्वानों को बचाए रखने के लिए हमको नियुक्ति नहीं दे रही है। नेशनल हाईवे बनाने और उनका रखरखाव करने वाली कंपनी NHAI ने दिल्ली में द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को बचाने का एक नया रास्ता निकाला। NHAI ने बताया कि द्वारका गुरुग्राम हाईवे के रास्ते में पड़ने वाले 9000 पेड़ों में 5700 से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यानी NHAI इन पेड़ों को काटने के बजाय जड़ समेत निकालकर किसी दूसरी जगह पर लगाएगी। NHAI के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 1000 से ज्यादा पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जा चुका है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रांसप्लांट किए जाने वाले 80% पेड़ दूसरी जगहों पर जीवित रहेंगे। बताया गया कि इन पेड़ों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाने के इस काम पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इतना ही नहीं, NHAI एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने और 5 साल तक उनकी देखभाल करने का भी भरोसा दिया। मुंबई के नजदीक वसई में एक महिला से कुछ लोगों ने सड़क पर मारपीट की। बताया गया कि मामूली बात पर महिला के घरवालों का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था और कहासुनी शुरू होते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
इस बीच कुछ लोग महिला और उसके घर वालों से बहस करते रहे। तभी एक आदमी ने महिला से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी बीच बचाव करता भी दिखाई दिया। इस घटना के बाद महिला के घर वालों ने वहां पुलिस बुला ली, लेकिन पुलिस का एक अधिकारी मामले को शांत करवाने की बजाय महिला और उसके घर वालों को ही धमकाना शुरू कर दिया। यही नहीं, वीडियो में पुलिस का अधिकारी गाली गलौज भी करता दिखाई दिया। क्या होगा? ये पूरा इधर मारा काम तुम देखो, तुमको बहुत वहीं एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग गाड़ी में बैठी महिला और उसके घर वालों को घेर कर खड़े दिखाई दिए। एक आदमी तो कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता दिखा। इस बीच कार के अंदर बैठे लोग पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। बिहार में एनडीए के नेताओं को लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की काबिलियत पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। खबर है कि जेल में सजा काट रहे लालू यादव ही एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिसके बहाने बिहार में एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और बीजेपी ने तो उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए। लालू जी जेल के भीतर से अपनी दिव्य संजय दृष्टि से ये जान चुके हैं कि उनके दोनों बेटे नाकाबिल हैं। वहीं जेडीयू ने भी आरजेडी में तेजस्वी यादव की भूमिका पर निशाना साधा और लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पार्टी की मजबूरी बता दिया। पार्टी लालू यादव को अगर आजीवन अध्यक्ष बनाने का फैसला कर ले और चुनाव आयोग की ओर से कोई अड़चन नहीं हो तो मुझे लगता है वो ऐसा ही फैसला उन्हें करना चाहिए। आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव का बचाव करने में देर नहीं लगाई और सीएम नीतीश कुमार को उनके साथ पटना के गांधी मैदान में बहस की चुनौती दे दी। राजनीति की बात करना चाहते हो कर ले, अगर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव हार जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में उबाल है। इस घटना के विरोध में मध्य प्रदेश की छतरपुर में भी बजरंग सेना के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र भी शामिल हुए और एक सुर में इस घटना का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लड़कियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी, जिन पर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नारेबाजी भी की। यही नहीं, हैदराबाद की घटना से खफा लोगों ने वारदात में शामिल आरोपियों के पुतले भी जलाए। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन से इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में एक छोटी बच्ची भी शामिल हुई, जो आरोपियों के पुतले में माचिस की मदद से आग लगाती नजर आई। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने किराया बढ़ाना समेत कई मांगों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर ड्राइवरों की अनदेखी का आरोप लगाया और दिल्ली सचिवालय के बाहर पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का यहाँ पर पुतला जलाया गया है और ये पुतला जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के यूनियनों ने जलाया है। प्रदर्शन कर रहे टैक्सी यूनियनों से जुड़े लोगों ने केंद्र और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में नारे लिखे हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार से ऑटो और टैक्सी के लिए बनाई गई नीतियों में सुधार करने की मांग की। हमारे ऊपर जुर्माना लगा रखा है 10-20 हजार रुपए का, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ओला उबर कंपनी को अपने नियंत्रण में ले। इस प्रदर्शन का समर्थन करने देश भर की ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े कई लोग भी दिल्ली सचिवालय पहुंचे और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। ऑटो टैक्सी यूनियनों की मांग है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी ऑटो और टैक्सियों से एमसीडी टोल टैक्स न लिया जाए। साथ ही दिल्ली में चलने वाले सभी ऑटो और टैक्सियों का किराया तुरंत बढ़ाने की भी मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल ड्राइवरों ने ऑटो और टैक्सियों में स्पीड गवर्नर लगाने का विरोध किया और दूसरे राज्यों की टैक्सियों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं देने की भी मांग की। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने का संतों और पक्षकारों ने कड़ा ऐतराज जताया। जमीयत उलेमाए हिंद ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के सुनाए फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसका अयोध्या के संतों और पक्षकारों ने विरोध किया। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने को गलत करार दिया। पुनर्याचिका दायर करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है, वह वस्तुतः बहुत ही गलत है। जिन लोगों को इस विवाद से लाभ था उनको बहुत कष्ट है। वहीं अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालों को आड़े हाथ लिया और उन पर पुनर्विचार याचिका के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया। लोग इसको भूल रहे हैं, लेकिन नए नए लोग इसके अंदर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये मसला बना रहे, इससे राजनीति होती रहे। हम ये नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओडिशा के कई शहरों में लोगों को 1 किलो प्याज के लिए 100 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं।
जिसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 40 रुपए किलो प्याज बेचकर प्रदर्शन किया। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ठेले पर प्याज रखकर शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरे। इस दौरान एक कार्यकर्ता आवाज लगाकर लोगों को सस्ता प्याज देने की जानकारी भी देता रहा। कांग्रेस का ये मार्च जहां से भी गुजरा वहां सस्ता प्याज लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। प्याज रेट 100 रुपए हो गया, तो हम लोग 15 महीना हो गया प्याज खाए नहीं, अभी तो 40 रुपए में मिल रहा है, इसलिए लाइन पे खड़े हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर व्यक्ति को सिर्फ आधा किलो प्याज ही बेचा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। वहाँ पे मैं घूमने के लिए आया था, वहाँ पे 40 रुपए किलो में तो पूरा चकित हो गया। मैं यार 40 रुपए किलो मैं खरीद करने के लिए गया, हाफ किलो लेके आया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जनता को राहत देने के लिए प्याज पर सब्सिडी देने की मांग की। उड़ीसा जो गरीब जनता है वो हम लोग का जो उड़िया खाना है वो भी खाने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रतिबाद कर रहे हैं।